अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। सीमस हीनी का क्वेश्चन है हीनी स्टाइल ऑफ राइटिंग। हीनी के स्टाइल ऑफ राइटिंग को डिस्कस करेंगे। फीचर्स ऑफ हीनिक्स पोएटिक क्राफ्ट, हीनिक्स कंट्रीब्यूशन इंग्लिश लिटरेचर। हीनी ने जो अपना कंट्रीब्यूट किया है इंग्लिश लिटरेचर में उसको डिस्कस करेंगे। और लिटरेरी टेक्निक्स यूज्ड बाय हीनी, वो तमाम टेक्निक्स जो कि सीमस हीनी ने यूज़ की है उनको डिस्कस करेंगे। ये 4 क्वेश्चन जो हैं इनका आंसर मैंने एक ही बनाया है। तो और एक बात कि मुझे 1-2 दिन लग जाता है नोट्स बनाने में, क्योंकि उनको बहुत ही अच्छे से बनाना होता है और ऐसे नोट्स तरतीब दिए जाते हैं ताकि आप लोगों के लिए भी ईजी रहे, ताकि आप लोग भी इनको अच्छे से याद कर लें। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हीनी एज अ पोइट कमांड्स अ रेंज ऑफ टेक्निक्स। अब जो सीमस हीनी है वो एक रेंज ऑफ टेक्निक को यूज़ करता है सिंस हिज राइटिंग्स। ही इज़ अ वेरी वर्सटाइल राइटर वर्किंग इन डाइवर्स मीडियम ranging from poetry, prose and even translations. His emotions and feelings express themselves vividly. अब जो हीनी के इमोशंस और फीलिंग्स हैं ना, वो उसने किस तरह से एक्सप्लेन किए हैं, उनको किस तरह से एक्सप्रेस किया है। ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं उसने, और वोकैबुलरी ऐसी चूज़ की है जो कि उसके फीलिंग्स को और इमोशंस को एक्सप्रेस कर रही है थ्रू हिज चॉइस ऑफ लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी इन हिज अर्ली वर्क्स। उसके वर्क्स की बात कर ली जाए तो दैट ऑफ अ नेचुरलिस्ट और द easy manner in which he uses farming lexicon displays the ease with which he associates himself with the rural community. अब death of a naturalist में भी सीमस हीनी जो है वो जो फार्मिंग टेक्निक बताता है, डिगिंग में भी वो फार्मिंग जो उसका ऑक्यूपेशन होता है फोर फादर्स का उसको एक्सप्लेन करता है, रूरल कम्युनिटी एक्सप्लेन की जाती है। ही डिस्क्राइब्स farming techniques and draws on words like herding, showing off his knowledge and heritage proudly. अब डिगिंग में देखा जाए तो वहाँ पर भी वो अपने हेरिटेज को प्राउडली डिस्क्राइब करता है, और जो उसका डिगिंग के बारे में जो नॉलेज है वो भी एक्सप्लेन किया जाता है। His ability to create sounds with words, उसकी जो काबिलियत है कि साउंड्स के वर्ड्स के साथ वो साउंड क्रिएट कर रहा है, इज़ ट्रूली रिमार्केबल इन फ्रेजेस लाइक बिग डार्क ब्लॉब्स बर्निंग। अब ये एक और एबिलिटी बताई जा रही है सीमस हीनी की, कि सीमस हीनी ऐसे वर्ड्स यूज़ करता है जिनके थ्रू साउंड्स क्रिएट की जा रही हों। यू कैन ऑलमोस्ट हियर ईच बेरी फॉलिंग इनटू द कंटेनर। अब ये जो यूज़ किए हैं इसमें हम लोग फील कर सकते हैं कि किस तरह से कोई फल जो है वो दरख्त से नीचे कंटेनर में गिरता है और आवाज़ क्रिएट करता है। वही आवाज़ हमें सुनाई देगी जब हम लोग ये लाइंस पढ़ेंगे। इन चर्निंग डे द रीडर कैन अंडरटेक ऑलमोस्ट द फर्स्ट हैंड चर्निंग एक्सपीरियंस द पास्ट एंड स्लैप ऑफ स्मॉल स्पेयर्स ऑन वेट लम्प्स, रिक्रिएटिंग थ्रू द यूज ऑफ ingenious phrases the smells and sounds of farm life. अब जो फार्म लाइफ की स्मेल है वो भी दिखाई गई, उसका साउंड दिखाई गई है। जैसे कि डिगिंग पोएम में वो बताता है कि कोल्डनेस ऑफ पोटैटोज उसमें बताए जाते हैं। ऐसे फील होता है रीडर को कि जैसे उसने अपने हाथों में पोटैटोज पकड़े हुए हैं और वो भी उनकी कोल्डनेस को फील कर रहा है। हीनी पुट्स हिमसेल्फ इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। अब एक और जो टेक्निक यूज़ की गई है हीनी ने अपनी पोएट्री में, वो है ऑब्जर्वर की पोजीशन उसने रखी है। इन मैनी ऑफ हिज पोइम्स रिकॉर्डिंग विदाउट इमोशंस इवेंट्स इन हिज और अदर लाइव्स। इन मिड टर्म ब्रेक ही टेक्स दिस ऑलमोस्ट टू एक्सट्रीम वेयर ही क्लिनिकली डिस्क्राइब्स द फनरल एटमॉस्फेयर एट हिज होम। अब ये जो पोइम है मिड टर्म ब्रेक, यहाँ पर वो पूरा का पूरा फनरल एटमॉस्फेयर जो है वो एक्सप्लेन कर देता है अपने ही घर का, ऑन द डेथ ऑफ हिज 4 years old ब्रदर। अब जब सीमस हीनी के ब्रदर की डेथ होती है तो उसके घर में पूरा का पूरा फनरल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, और इस एटमॉस्फेयर को वो अपनी पोइम इन मिड टर्म में एक्सप्लेन करता है। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है क्योंकि वो खुद एक ऑब्जर्वर था और उसने इस पोएम में बिल्कुल पूरी की पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन की है।
द कॉन्स्टेबल कॉल्स में देखा जाए, इसमें भी जो सीमस हीनी है उसने एक ऑब्जर्वर के तौर पर पूरी सिचुएशन बयान की है. इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल इन दिस कॉन्टेक्स्ट. एवरीथिंग रिलेटेड टू द कॉन्स्टेबल इज़ एज्यूमिंग अ वियर्ड लुक. जब सीमस हीनी जो है वो एक छोटा सा बच्चा था और जब वो कांस्टेबल को देखता है तो बहुत ही ज़्यादा खौफजदा महसूस करता है. अब कोई भी एक बच्चा हो वो एक इंसान को पुलिस के यूनिफॉर्म में देखेगा तो वो परेशान हो जाएगा. द बाइसिकल itself appears like a monster, threatening with flat back handle grips. जो बाइक साइकिल है वो भी एक तरह से मॉन्स्टर की थ्रेटनिंग दे रही है बच्चे को. छोटा सा बच्चा है वो डर रहा है. द नरेटर इज़ अ चाइल्ड. अब देखें, बताया जा रहा है कि जो नरेटर है वो एक चाइल्ड है. इट इज़ परहैप्स सम चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ हीनी. ये मे बी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ हीनी का. ही लुक्स एट द cycle as if some strange creature has come from the outer space. और वो इस तरह से साइकिल को देख रहा है जैसे कि कोई बहुत ही ज़्यादा अजीबो गरीब सी चीज़ है जो कि स्पेस से आई है, वो उसको पहले नहीं जानता हो. इस तरह से वो उस साइकिल को देख रहा है. द फ्राइटेंड चाइल्ड माइन्यूटली नोट्स ईच डिटेल. और इतना ज़्यादा खौफज़दा बच्चा भी हर एक डिटेल को अच्छे से नोट कर रहा है, बहुत ही बारीकी के साथ हर चीज़ को नोट कर रहा है. कांस्टेबल का सारा हुलिया उसने नोट किया है, बाइसाइकिल नोट की है बहुत ही अच्छे से. हालांकि जो चाइल्ड है वो खौफज़दा भी है लेकिन उसने फिर भी माइन्यूटली नोट किया है ईच डिटेल को. नेक्स्ट देखते हैं द पोएम द टूम रोड. अब जो टूम रोड है इसमें भी ऑब्जर्वेशन दिखाई जा रही है पोइट की. is also one of the best example of minute observation. The poem perhaps relates to a childhood experience. अब ये जो पोएम है वो भी सीमस हीनी के चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से रिलेट कर रही है. When he was only 5 or 6 years old, जब वो शायद सिर्फ और सिर्फ 5 या फिर 6 साल का था. He watched अमेरिकन सोल्जर्स ऑन मिलिट्री एक्सरसाइज. अब इसने देखे थे अमेरिकन सोल्जर्स को अपने फील्ड्स में देखा था मिलिट्री एक्सरसाइजेज करते हुए इन द फील्ड्स अलॉन्ग द रोड्स, जो कि उसकी फील्ड्स में मिलिट्री एक्सरसाइजेज कर रहे थे. ही डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ आर्म्ड कार्स. अब जो एक बच्चा है उसने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है आर्म्ड कार्स के मूवमेंट को इन कॉनवे. The carriage is covered with some paint. अब जो carriages हैं वो covered हैं some paint. अब ये some के आगे e मिसिंग है तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा. Leaves or net so that they look like their surroundings. अब जो मिलिट्री फोर्सेस होती हैं उनकी कार्स आपने देखी होंगी, वो उसके ऊपर पत्ते भी होते हैं. तो बिल्कुल इसी तरह से उन कार्स का जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर कि जब सीमस हीनी जो था वो छोटा था तो उसने देखा था अमेरिकन सोल्जर्स को कि उनके फील्ड्स में वो अपने जो एक्सरसाइज कर रहे हैं मिलिट्री की. और ये टाइम किस लिए था? नॉर्मैंडी इन्वेशन के लिए इन 1944 में. तो इसीलिए ये लोग एक्सरसाइज कर रहे थे अपने काम के लिए. नेक्स्ट आ जाता है. नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो जो हीनी का स्टाइल है पोएटिक स्टाइल, उसमें कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट की बात की जा सकती है. कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह से डिगिंग पोएम में सीमस हीनी ने कंट्रास्ट और कंपेयर किया है गन को विद पेन. जब वो कहता है स्टार्ट पर ही कि माई पेन रेस्ट बिटवीन माई फिंगर एंड थम, तो नेक्स्ट लाइन है स्नग एज अ गन, रेस्ट स्नग एज अ गन. और फिर लास्ट पर वो कंपैरिजन करता है कि आई विल डिग इट. ये तमाम जो कंपैरिजन बताया जा रहा है हम लोग इसको इस कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन टेक्निक में एक्सप्लेन कर सकते हैं. उसके बाद आ जाता है इमेजरी. इमेजरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ की गई है, जैसे कि गन की इमेजरी है, पोटैटोज़ की इमेजरी है. उसके बाद पेन आ जाता है, फार्मिंग की टेक्निक जो उसने बताई हैं, स्पेड. और जो सोफ़ा इन द 40s में सोफ़ा इमेजरी और जो उसमें बताई गई हैं वायरलेस डिवाइसेस जो बताई गई हैं, ये तमाम जो इमेजरीज हैं हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस पॉइंट में. उसके बाद आ जाता है फ्री वर्स यूज़ की गई है. जो सीमस हीनी की पॉइंट्स हैं उसमें सिंबल्स बहुत ज़्यादा यूज़ की हैं इसने. अपेरेंट एंड हिडन मीनिंग.
ऐसे सिंबल्स हैं जो कि अपरेंट एंड हिडन मीनिंग्स दे रही हैं। अब जो पोइम है डिगिंग, उसमें पोटैटोज़ कि जब कोल्डनेस की बात की जाती है तो वहाँ पर वो चीज़ बता रही है, हिडन मीनिंग क्या प्रोवाइड कर रही है कि फेमाइन ऑफ पोटैटोज़ इन आयरलैंड दिखाया जा रहा है, वो सारा हिडन मीनिंग शो कर रहे हैं वहाँ पर। अगर बात की जाए सोफा इन द 40s तो उसमें भी एक मेक बिलीव प्ले के बेस पर जो हिडन मीनिंग दिखाए जा रहे हैं वो ये है कि ज्यूज़ को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है अक्रॉस यूरोप। और जो बाकी पॉइंट्स हैं जैसे कि द कॉन्स्टेबल कॉल्स है, इसमें भी अपेरेंटली तो दिखाया जा रहा है कि एक छोटा सा चाइल्ड है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है कॉन्स्टेबल को, उस बाइसाइकिल बैठा उसके पास आ रहा है। लेकिन इसमें जो हिडन मीनिंग है वो यही दिखाया जा रहा है कि किस तरह से अमेरिकन जो हैं वो आयरलैंड पर अपना कब्ज़ा कर रहे हैं और लोगों को उन्होंने किस तरह डराया हुआ है। द टूम रोड में भी यही बताया जाता है कि एक जो चाइल्ड है वो ऑब्जर्व करता है अमेरिकन सोल्जर्स को, उनके पास आ रहे हैं, हिडन और अपेरेंट मीनिंग दे रहे हैं। ये तमाम आयरिश इम्पैक्ट दिखाया जा रहा है, यही तमाम आयरिश इम्पैक्ट भी है। सारी की सारी आयरिश हिस्ट्री एक्सप्लेन की है सीमस हीनी ने अपनी पॉइंट्स में। तो वो तमाम पॉइंट्स में के आयरिश इम्पैक्ट दिखाया गया है, जैसे कि द टूम रोड हैड अ कॉन्स्टेबल कॉल्स है, डिगिंग में बताया गया है पोटैटो फेमाइन के बारे में, और सोफा इन द 40s में भी आयरलैंड की जो आयरिश इम्पैक्ट है वो दिखाया गया है। तो ये 4 पॉइंट्स हम लोग इस पॉइंट में डिस्कस कर सकते हैं। प्रेजेंट टू पास्ट एंड देन पास्ट टू प्रेजेंट। अब ये जो टेक्निक यूज़ की गई है ये की गई है यूज़ डिगिंग पोइम में। वहाँ पर पहले पोइट जो है वो प्रेजेंट की बात करता है और फिर पास्ट में ले जाता है अपने ओल्ड फादर, और फिर देन उसके ओल्ड फादर की बात करता है और फिर प्रेजेंट में आ जाता है कि आई विल डिग इट। रूरल लाइफ दिखाई गई है, डिगिंग में भी रूरल लाइफ शो की गई है। उसके बाद डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट में भी रूरल लाइफ दिखाई गई है। और द टूम रोड्स में भी जब अमेरिकन सोल्जर जो हैं वो फील्ड में मिलिट्री एक्सरसाइजेज कर रहे होते हैं वहाँ पर भी रूरल लाइफ दिखाई गई है। और नेचर शो किया गया, अब रूरल लाइफ है तो वहाँ पर नेचर भी ज़रूर ही होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कॉन्स्टेबल कॉल्स and Tomb Road are so realistic and vivid that they became moving pictures। अब ऐसी कहने का डिस्क्रिप्शन बताई गई है द कॉन्स्टेबल कॉल्स में, इवन के डिगिंग पोएम में भी ऐसी डिस्क्रिप्शन बताई है कि ऐसे लगता है हम लोग जैसे कि बिल्कुल रियल पिक्चर देख रहे हैं हम इन चीज़ों की। दैट दे बिकम मूविंग पिक्चर्स, हमारे माइंड में ऐसे मूव कर दिया इन तमाम की पिक्चर्स। इन दिस मैनर, अब ये भी बहुत ही एक राइटर की अचीवमेंट होती है कि इस तरह से वो एक अपने वर्क को लेकर चले कि रीडर जो है वो इस कदर इन्वॉल्व हो जाए उसमें कि वो इसको रियलिटी समझे। इन दिस मैनर द रीडर फील्स एज इफ़ ही वर वॉचिंग अ विजुअल। अब बिल्कुल वही बात की जा रही है कि ऐसे इस तरीके से इस मैनर के साथ सीमस हीनी ने अपनी पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है कि एक जो रीडर होता है वो ऐसे सोचता है कि जैसे वो बिल्कुल एक विजुअलाइज कर रहा है इन चीज़ों को, रादर दैन रिकॉर्डिंग अ पोइम। This is the reason that his poems leave a long-lasting impact on the memory of the reader। और सबसे बड़ी रीज़न भी इसकी यही है कि जो कि रीडर्स के माइंड में असरअंदाज होती है और लॉन्ग टाइम तक रहती है। They become a part and parcel of the memory of the reader। अब जो रीडर के मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। आज चाहे कि आपने कितने टाइम पहले ही सीमस हीनी की पोइम्स पढ़ी हों, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है वो आपके माइंड में रह जाता है और कुछ ना कुछ हिस्सा उसको आपको याद होता है। द रीडर गोज ऑन विजुअलाइजिंग दीज मूविंग पिक्चर्स वंस फॉर ऑल। तो ये था आज का क्वेश्चन, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछ लीजिएगा मुझसे, और इंशाल्लाह मैं बाकी जो पॉइंट्स रह गई हैं सीमस हीनी की उन पर भी वीडियोस बनाऊंगी। और साथ साथ हम लोग पोइट्स का भी डिस्कस करेंगे, एजेस डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग मेरे चैनल पर रोज़ आते हैं वो रोज़ इसको देखा करें। अब मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है वीडियोस बनाने में, तो उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। बाकी आप लोग मेरे चैनल को विज़िट करते रहिएगा। थैंक यू।